वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज के इस सत्र में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो न सिर्फ हमारे समृद्ध इतिहास का हिस्सा है बल्कि एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हर उस छात्र के लिए ये एक मेक और ब्रेक टॉपिक है जो मतलब जो बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई या फिर टीचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। हाँ, इन सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही कहा। तो आज हम भारत के प्राचीन मंदिरों की वास्तुकला यानी स्टैटिक जीके के तहत आने वाले इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अक्सर किताबों में ये विषय बहुत ही उबाऊ तरीके से दिया होता है। हाँ, सिर्फ रटने वाली चीजें होती हैं। बिल्कुल, लेकिन आज हम इसे रटने के बजाय इसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, क्योंकि परीक्षाओं का पैटर्न अब बदल चुका है। मैं भी ये सोच रही थी, अब सीधे सीधे सवाल तो आते नहीं है। जी, परीक्षा बनाने वाले बहुत ही चतुराई से कुछ ऐसे एग्जाम ट्रैप्स तैयार करते हैं जहां अच्छे अच्छे छात्र गलती कर बैठते हैं। एकदम सही। तो आज हमारा उद्देश्य यही है कि हम राजवंशों से लेकर वास्तुकला की उन सभी बारीकियों पर फोकस करें जो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की। हाँ, मतलब इन मंदिरों के बनने की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? जब मैं इतिहास को देखती हूँ तो 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी का जो समय है, जिसे हम गुप्त काल या गुप्ता पीरियड करते हैं। हाँ, गुप्त काल, वो समय बहुत ही क्रांतिकारी नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे अचानक से सब कुछ बदल गया हो वास्तुकला में। वाकई ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इससे पहले के दौर की अगर कल्पना करें तो लोग बड़ी बड़ी चट्टानों को, पहाड़ों को काटकर गुफाएं बनाते थे। बिल्कुल, जिन्हें रॉक कट केव्स कहा जाता है। जरा सोचिए, एक पूरे पहाड़ को तराशकर अंदर जगह बनाना कितना मुश्किल काम रहा होगा। बहुत मुश्किल। लेकिन गुप्त काल में आकर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। वास्तुकला उन चट्टानों की कैद से बाहर आ गई और फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स का निर्माण शुरू हुआ, है ना? हाँ जी हाँ, मुक्त खड़ी संरचनाएं। अब ईंट और पत्थर को जोड़ जोड़कर ऊपर की तरफ मंदिर बनाए जाने लगे, जिन्हें हम स्ट्रक्चरल टेम्पल्स कहते हैं। बिल्कुल, संरचनात्मक मंदिर। ये तो ऐसा है जैसे इंसान ने गुफाओं से निकलकर अपने लिए बाकायदा घर बनाना सीख लिया हो। क्या इस शुरुआती दौर का कोई ऐसा उदाहरण है जो आज भी मौजूद हो? हाँ, इसका सबसे बेहतरीन और क्लासिक उदाहरण है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर। जी, अगर किसी छात्र को शुरुआती नागर शैली यानी नागरा स्टाइल का सबसे शुद्ध रूप समझना है तो ये मंदिर एक परफेक्ट केस स्टडी है। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है जिस पर अक्सर सीधे सवाल बनते हैं। वो क्या है? वो है इसका स्क्वायर सैंक्टम यानी वर्गाकार गर्भगृह। शुरुआती मंदिर गोल या किसी और आकार के नहीं होते थे। वो एक बहुत ही सटीक वर्गाकार योजना पर बनाए जाते थे। बिल्कुल सही। गर्भगृह, ये शब्द सुनते ही मन में एक बहुत ही पवित्र स्थान की छवि बनती है। और मुझे लगता है कि वास्तुकला को गहराई से समझने के लिए हमें कुछ बेसिक शब्दावली को समझना होगा। हाँ, बेसिक टेम्पल स्ट्रक्चर से जुड़े शब्द, क्योंकि जब छात्र एमसीक्यूज हल करते हैं तो यही शब्द सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। सही कहा। तो चलिए एक एक करके इन शब्दों का विजुअल बनाते हैं। सबसे पहले इसी शब्द को लेते हैं, गर्भगृह। गर्भगृह या जिसे अंग्रेजी में सैंक्टम कहते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गर्भ यानी अंदरूनी हिस्सा। यह मंदिर का मुख्य और सबसे पवित्र कक्ष होता है, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति स्थापित होती है। जी, शुरुआत में एक छोटा, कम रोशनी वाला और चौकोर कमरा हुआ करता था। इसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शब्द आता है वो है शिखर। शिखर? हाँ, उत्तर भारत के मंदिरों में गर्भगृह के ठीक ऊपर एक बहुत ऊंची पहाड़ की चोटी जैसी संरचना होती है। इसी सुपरस्ट्रक्चर को शिखर कहा जाता है। यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाह रही थी जो अक्सर छात्रों को भ्रमित करती है। क्या दक्षिण भारत के मंदिरों में भी इसे शिखर ही कहते हैं? बस यही पर एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है और यहीं से सवाल बनते हैं। उत्तर भारत में जो संरचना गर्भगृह के ऊपर उठती है उसे हम शिखर कहते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के मंदिरों में इसी मुख्य सुपर स्ट्रक्चर को विमान कहा जाता है। अच्छा, विमान। हाँ, यह एक ऐसा अंतर है जिसे परीक्षा की तैयारी करने वालों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उत्तर में शिखर और दक्षिण में विमान, ये एकदम साफ हो गया। इसके बाद एक और शब्द बहुत सुनने को मिलता है, मंडप। जी, मंडप। क्या ये वही जगह है जहां लोग इकट्ठा होते हैं? बिल्कुल सही समझा आपने। गर्भगृह के ठीक बाहर एक बड़ा सा पिलर्ड हॉल होता है, कई खंभों वाला हॉल। हाँ, इसे ही मंडप कहते हैं।
या वो जगह है जहां श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अब थोड़ा वापस शिखर की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहां दो और बहुत दिलचस्प संरचनाएं होती हैं। पहली है आमलक। आमलक, ये शब्द सुनते ही मुझे हमेशा आंवला याद आ जाता है। क्या इन दोनों का वाकई कोई संबंध है? यह तुलना बिल्कुल सटीक है। नागर शैली के मंदिरों की ये एक बहुत ही खास पहचान है। कैसे? शिखर के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर एक बहुत बड़ी गोल और पत्थर की डिस्क रखी होती है। अगर उसे ध्यान से देखा जाए तो उसके किनारों पर आंवले की तरह ही खांचे बने होते हैं। एक रिब्ड स्टोन डिस्क। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे मंदिर की चोटी पर एक बहुत बड़ा पत्थर का कुशन रखा हो। इसे ही आमलक कहते हैं। यह एक बहुत ही शानदार विजुअल है। शिखर के ऊपर एक विशाल पत्थर का कुशन, आमलक। और मुझे लगता है कि इस आमलक के ऊपर भी कुछ रखा होता है। हाँ, आमलक के ठीक ऊपर जो मंदिर का सबसे आखिरी तत्व होता है, टॉप मोस्ट एलिमेंट, उसे कलश कहते हैं। कलश? जी, ये बिल्कुल एक उल्टे रखे हुए कलश या बर्तन जैसा दिखता है। ये मंदिर की ऊंचाई को पूर्णता देता है। अब इन सब के बीच एक ऐसा शब्द है जो अक्सर परीक्षाओं में तहलका मचाता है, वो है गोपुरम। गोपुरम? एक मिनट। अगर कोई दक्षिण भारत के किसी विशाल मंदिर के बाहर खड़ा है और सामने एक बहुत ऊंचा टावर दिख रहा है, जी, तो क्या वो मुख्य मंदिर नहीं है? क्या वही गोपुरम है? बिल्कुल। और यही हमारा आज का पहला एग्जाम ट्रैप है। अच्छा। अक्सर छात्र शिखर और गोपुरम को लेकर बुरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। परीक्षा में जानबूझकर ऐसे विकल्प दिए जाते हैं जहां इन दोनों को एक समान बताने की कोशिश की जाती है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि शिखर और गोपुरम दोनों अलग-अलग हैं। एकदम अलग। शिखर, या दक्षिण में जिसे विमान कहते हैं, वो हमेशा उस मुख्य कक्ष के ऊपर होता है जहां भगवान विराजमान होते हैं। जबकि गोपुरम ये द्रविड़ शैली के मंदिरों में प्रवेश करने का एक गेटवे टावर है या मुख्य दरवाजा है। प्रवेश द्वार का टावर? हाँ, ये मंदिर की बाहरी चारदीवारी का हिस्सा होता है, मुख्य मंदिर नहीं। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी महल का मुख्य गेट महल से भी ज्यादा आलीशान बना दिया गया हो। ये स्पष्टता परीक्षा के दबाव में बहुत काम आएगी। बिल्कुल काम आएगी। अब जब हमने सारे महत्वपूर्ण शब्द डिकोड कर लिए हैं, तो चलिए भारत की उन 3 प्रमुख वास्तुकला शैलियों पर बात करते हैं जो किसी भी सिलेबस का सबसे बड़ा हिस्सा है। हाँ, शुरुआत करते हैं नागर शैली से। अगर हम इसके नक्शे को देखें तो ये भारत में कहाँ पाई जाती है? नागर शैली को मुख्य रूप से उत्तर भारतीय शैली माना जाता है। भौगोलिक दृष्टि से इसका विस्तार हिमालय की वादियों से लेकर मध्य भारत में विंध्य पर्वत श्रृंखला तक फैला हुआ है। हिमालय से विंध्या तक। और अगर किसी को बिना किताब पढ़े सिर्फ देखकर पहचानना हो कि ये नागर शैली का मंदिर है, तो वो क्या नोटिस करेगा? इसकी कुछ बहुत ही स्पष्ट निशानियां हैं। सबसे पहली निशानी है इसका कर्विलिनियर शिखर। मतलब घुमावदार शिखर? हाँ, एक ऐसा शिखर जो एकदम सीधा ना होकर ऊपर की तरफ जाते हुए थोड़ा अंदर की ओर घुमावदार हो जाता है। दूसरी निशानी हमने अभी डिस्कस की, शिखर के बिल्कुल शीर्ष पर आमलक का होना। वो आंवले जैसी डिस्क। बिल्कुल। तीसरी निशानी है इसकी जमीनी रूपरेखा, जो एक स्क्वायर प्लान या वर्गाकार योजना पर आधारित होती है। ठीक है। और चौथी बात, जो इसे दक्षिण के मंदिरों से बहुत अलग बनाती है, वो ये कि नागर शैली के मंदिरों के चारों तरफ कोई बहुत विस्तृत चारदीवारी या इलैबोरेट बाउंड्री वॉल्स नहीं होती। बिना बड़ी चारदीवारी का घुमावदार टावर, ये नागर शैली की एकदम सटीक तस्वीर है। लेकिन क्या सारे नागर मंदिर एक जैसे ही दिखते हैं? मैंने पढ़ा है कि इसके भी कुछ उप प्रकार होते हैं। हाँ, गहराई से अध्ययन करने पर हमें इसके 3 प्रमुख उप प्रकार देखने को मिलते हैं। वो कौन से हैं? पहला है रेखा प्रसाद, या जिसे सिंपल लैटिना कहते हैं। ये आधार से ऊपर तक एक साधारण चौकोर और घुमावदार शिखर होता है। दूसरा है शेखरी, जहां एक मुख्य बड़े शिखर के चारों तरफ कई छोटे छोटे शिखर चिपके हुए होते हैं, जैसे एक पहाड़ के आसपास छोटी पहाड़ियां हों। बिल्कुल सही। और तीसरा है भूमिजा, जहां शिखर के ऊपर छोटी छोटी मीनारों की बहुत ही जटिल आकृतियां बनी होती हैं। इन शैलियों को और बेहतर तरीके से याद रखने के लिए मुझे लगता है कि हमें कुछ उदाहरणों की बात करनी चाहिए। राजवंशों के साथ? हाँ, क्योंकि परीक्षा में अक्सर जोड़ी मिलाने वाले सवाल आते हैं। इस सूची में सबसे पहला नाम तो शायद खजुराहो का ही आता है। खजुराहो स्मारक समूह नागर शैली का एक चरम शिखर है, मध्य प्रदेश में। जी, इनका निर्माण चंदेल राजवंश के राजपूत राजाओं द्वारा किया गया था। ये मंदिर दुनिया भर में अपनी अत्यंत बारीक नक्काशी और विशेषकर अपनी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं।
जो उस समय के समाज के खुलेपन को दर्शाती हैं। बिल्कुल। दूसरा उदाहरण जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो एक ऐसा मंदिर है जो किसी इमारत की तरह नहीं बल्कि एक रथ की तरह दिखता है। कोणार्क सूर्य मंदिर। हाँ, कोणार्क। कोणार्क की वास्तुकला सच में अचंभित करने वाली है। इसे पूर्वी गंग राजवंश द्वारा बनवाया गया था। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। जी, उन्होंने पूरे के पूरे मंदिर को ही सूर्यदेव के रथ का आकार दे दिया। विशाल पत्थर के पहिए और घोड़े उकेरे गए हैं इसमें। ये कल्पना की एक बहुत बड़ी उड़ान थी। और तीसरा उदाहरण है ओडिशा का लिंगराज मंदिर। लेकिन यहाँ आकर अक्सर एक बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। कई जगह लिखा होता है कि ये कलिंग शैली में बना है, तो क्या कलिंग भी अपने आप में एक अलग शैली है? और यहीं पर हम एक और बहुत बड़े एग्जाम ट्रैप में फंस जाते हैं। अच्छा। हाँ, जो भी इतिहास को ऊपर ऊपर से पढ़ता है उसे लगता है कि कलिंग एक तीसरी अलग शैली है, लेकिन छात्रों को ये बिल्कुल स्पष्ट कर लेना चाहिए कि कलिंग शैली कोई अलग मूल शैली नहीं है। तो ये क्या है? ये असल में ओडिशा राज्य और उसके आसपास पाई जाने वाली नागर शैली का ही एक वेरिएंट है। ओडिशा नागर वेरिएंट? बिल्कुल, इसकी मूल आत्मा नागर ही है, बस स्थानीय प्रभाव के कारण इसका नाम कलिंग शैली पड़ गया। ये एक बहुत ही शानदार इंसाइट है। कलिंग को अलग शैली मानना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है छात्रों के लिए। जी हाँ। तो उत्तर भारत की इस नागर शैली को समझने के बाद अब हम अपने नक्शे में नीचे की तरफ चलते हैं, विंध्य पर्वत के पार। हाँ, अब बात करते हैं द्रविड़ शैली की। द्रविड़ शैली यानी विशुद्ध दक्षिण भारतीय शैली। विंध्य के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक जो वास्तुकला विकसित हुई वो द्रविड़ शैली है। अगर नागर शैली के मंदिर के ठीक बगल में एक द्रविड़ शैली का मंदिर खड़ा कर दें तो अंतर दिनों रात जैसा स्पष्ट होगा। अगर मुझे किसी द्रविड़ मंदिर को विजुअलाइज करना हो तो उसके मुख्य तत्व क्या होंगे? सबसे पहला और बड़ा अंतर है इसका मुख्य टावर। नागर में जहां घुमावदार शिखर था, वहीं द्रविड़ शैली में पिरामिड के आकार का विमान होता है। पिरामिड शेप्ड विमान। हाँ, यह घुमावदार नहीं होता बल्कि सीढ़ी नुमा तरीके से सीधा ऊपर की तरफ संकरा होता जाता है। ठीक है। दूसरा बड़ा अंतर है विशाल गोपुरम, मंदिर में प्रवेश करने के लिए भव्य गेटवे टावर। और तीसरा? तीसरा है मंदिर का तालाब। दक्षिण के लगभग हर बड़े मंदिर के परिसर में एक टेम्पल टैंक जरूर मिलेगा, जो पवित्र अनुष्ठानों के लिए होता है। और 4 दीवारें भी होती है। बिल्कुल। यह आखिरी महत्वपूर्ण विशेषता है, एनक्लोज्ड बाउंड्री वॉल्स। पूरा मंदिर परिसर एक बहुत ही मजबूत और घिरी हुई 4 दीवारी के अंदर सुरक्षित होता है। ऐसा लगता है जैसे दक्षिण के मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा शहर हुआ करते थे। एकदम सही। इन विशाल परिसरों को बनवाने का श्रेय किन राजवंशों को जाता है? दक्षिण भारत में कई महान राजवंशों ने इसे संरक्षण दिया। पल्लव, चोल, पांड्य और बाद में विजयनगर साम्राज्य। अगर हम इसके सबसे उत्कृष्ट उदाहरण की बात करें तो वो है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर? हाँ, इसका निर्माण राजराजा चोल प्रथम ने करवाया था। ये इतना भव्य है कि आज ये एक प्रतिष्ठित यूनेस्को साइट है। राजराजा चोला फर्स्ट? जी। इसके विमान की ऊंचाई और उसके ऊपर रखे गए पत्थर के विशाल ब्लॉक को देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। चोल साम्राज्य की ये वास्तुकला सच में अद्भुत है। इसके अलावा मदुरै का मीनाक्षी मंदिर भी है। मीनाक्षी मंदिर अपने आप में एक अजूबा है। ये विशेष रूप से अपने बहुरंगी गोपुरम के लिए जाना जाता है। मल्टी कलर्ड गोपुरम? हाँ, इन प्रवेश द्वारों पर हजारों मूर्तियां बनी हैं जिन्हें बहुत ही चमकीले रंगों से रंगा गया है। और अगर पल्लव राजवंश की बात करें तो महाबलीपुरम का शोर मंदिर द्रविड़ शैली के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। द्रविड़ वास्तुकला के इस ऐतिहासिक सफर में एक दिलचस्प मोड़ आता है जिसे समझना MCQs के लिए बहुत जरूरी है। वो क्या? मैंने पढ़ा है कि जैसे जैसे समय बीता इन मंदिरों के डिजाइन में एक बदलाव आने लगा। मुख्य मंदिर से ज्यादा फोकस किसी और चीज पर चला गया। बिल्कुल सही पकड़ा। ये वास्तुकला के विकास का एक शानदार एग्जाम ट्रैप है। दक्षिण भारत में वास्तुकला के बाद के कालखंडों में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। राजाओं ने मुख्य विमान की ऊंचाई बढ़ाना बंद कर दिया और प्रवेश द्वार पर फोकस किया। जी हाँ, अपना पूरा ध्यान प्रवेश द्वार यानी गोपुरम को और विशाल बनाने पर लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि अगर बात के द्रविड़ काल के किसी शहर को दूर से देखा जाए तो क्षितिज पर या स्काई लाइन पर विमान नहीं, गोपुरम हावी होते हुए दिखाई देंगे। एकदम सटीक। ये बहुत ही तार्किक है। अगर नए राजा को अपनी ताकत दिखानी है और मुख्य मंदिर पहले से बन चुका है तो वो गेट को ही इतना बड़ा बना देगा। बिल्कुल। खैर,
अब उत्तर और दक्षिण की शैली को समझने के बाद क्या कोई ऐसा क्षेत्र भी था जहां इन दोनों शैलियों का संगम हुआ हो? बिल्कुल हुआ। और वहीं से जन्म होता है हमारी तीसरी प्रमुख शैली का, जिसे वेसर शैली कहते हैं। वेसर शैली। जी, इसे हम हाइब्रिड शैली भी कह सकते हैं। भौगोलिक दृष्टि से यह भारत के बीचों बीच दक्कन क्षेत्र में, मुख्य रूप से आज के कर्नाटक के आसपास फली फूली। हाइब्रिड मतलब दो अलग-अलग चीजों का मिश्रण। तो क्या वेसर शैली में हमें नागर और द्रविड़ दोनों के गुण मिलते हैं? एकदम सही। वेसर शैली नागर और द्रविड़ शैलियों का एक बहुत ही संतुलित संयोजन है। अच्छा। मान लीजिए, नागर शैली का घुमावदार आकार लिया और उसमें द्रविड़ शैली की सीढ़ीनुमा बारीकियां डाल दी, तो जो नया हाइब्रिड टावर बनेगा वो वेसर शैली कहलाएगा। बिल्कुल। इस शैली का विकास मुख्य रूप से चालुक्य और होयसल राजवंशों के समय हुआ। होयसल वास्तुकला से मुझे एक अनोखी चीज याद आ रही है। इनके मंदिरों का जो चबूतरा होता है वो सीधा चौकोर नहीं होता। हाँ, वो तारे के आकार का होता है। जैसे होयसलेश्वर मंदिर, इसका चबूतरा स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म है। ऐसा क्यों बनाया गया होगा? इसके पीछे बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग सोच है। अगर दीवार एकदम सीधी सपाट होगी तो नक्काशी करने के लिए सीमित जगह मिलेगी। लेकिन अगर दीवार को तारे के आकार में जिगजैग कर दिया जाए तो सतह का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जी, और होयसल वास्तुकला अपनी अत्यंत जटिल और बारीक नक्काशी के लिए ही जानी जाती है, जिसका एक बेहतरीन उदाहरण चेन्नाकेशव मंदिर है। मूर्तिकारों को अपनी कला दिखाने के लिए ज्यादा जगह चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने इस स्टार शेप्ड बेस का आविष्कार किया। ये क्यों वाला हिस्सा वाकई बहुत सी चीजें साफ कर देता है। वेसर शैली की बात हो तो एक ऐसे स्थान का जिक्र करना जरूरी है जो परीक्षाओं का फेवरेट है, पट्टाडकल स्मारक समूह। पट्टाडकल को वास्तुकला की एक प्रयोगशाला मान सकते हैं। ये हमारा अगला बड़ा एग्जाम ट्रैप भी है। कैसे? पट्टाडकल एक यूनेस्को साइट है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इस एक ही परिसर के अंदर आपको विशुद्ध नागर शैली के मंदिर भी मिल जाएंगे और विशुद्ध द्रविड़ शैली के मंदिर भी। एक ही जगह पर दोनों? हाँ, अगर कभी सवाल आए कि वो कौन सा स्थान है जहां दोनों शैलियां एक साथ मौजूद हैं, तो उत्तर पट्टाडकल ही होगा। गगनचुंबी शिखरों और विशाल गोपुरमों को देखकर लगता है कि क्या वास्तुकला हमेशा से इतनी भव्य थी? नहीं, ऐसा नहीं था। मुझे लगता है कि हमें एक बार पीछे मुड़कर गुप्त काल के योगदान की आधारभूत भूमिका को संक्षिप्त में देखना चाहिए, जहां से ये सब शुरू हुआ। बिल्कुल, जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। गुप्त काल वो फाउंडेशन स्टेज था जहां से संरचनात्मक मंदिरों का सफर शुरू हुआ। उस समय के मंदिर सादे होते थे, बहुत सादे, प्लेन डिजाइन। इनमें निर्माण सामग्री के रूप में मुख्य रूप से ईंट और पत्थर का प्रयोग किया गया था। छतें अक्सर सपाट होती थी। ईंटों से बना सदियों पुराना मंदिर, क्या इसका कोई उदाहरण आज भी सलामत है? हाँ, और ये तथ्य परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास भीतरगांव मंदिर स्थित है। भीतरगांव मंदिर? जी, ये भारत में सबसे पुराना जीवित ईंटों का मंदिर माना जाता है। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ब्रिक टेम्पल? बिल्कुल, इसकी सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक अहमियत है। कमाल की बात है कि भीतरगांव की उस सादी इमारत से शुरू होकर ये सफर मीनाक्षी मंदिर के विशाल बहुरंगी गोपुरम तक पहुंचा। वाकई ये एक लंबा सफर है। अब इससे पहले कि हम इस चर्चा को विराम दें, परीक्षाओं की तैयारी का एक सुनहरा नियम है क्विक रिवीजन। त्वरित दोहराव बहुत जरूरी है। चलिए इस पूरे विषय को प्रीलिम्स गोल्ड के रूप में समेटते हैं। चलिए एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। सबसे पहले नागर शैली, क्षेत्र क्षेत्र उत्तर भारत, टावर घुमावदार शिखर, प्रवेश द्वार साधारण, प्रमुख उदाहरण खजुराहो। बिल्कुल। दूसरा द्रविड़ शैली, क्षेत्र दक्षिण भारत, टावर पिरामिड के आकार का विमान, प्रवेश द्वार विशाल गोपुरम, मजबूत चारदीवारी, प्रमुख उदाहरण बृहदेश्वर। और तीसरा वेसर शैली, क्षेत्र दक्कन, टावर हाइब्रिड संरचना, प्रमुख उदाहरण हलेबिदु का होयसलेश्वर मंदिर। और इसके साथ साथ उन प्रीलिम्स ट्रैप्स को भी पक्का कर लेते हैं। पहला ट्रैप, आमलक केवल नागर शैली की विशेषता है। दूसरा ट्रैप, विशाल गोपुरम केवल द्रविड़ शैली की पहचान है और ये मुख्य शिखर से अलग होता है। तीसरा ट्रैप, पट्टाडकल में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियां एक ही जगह पाई जाती हैं। चौथा ट्रैप, होयसल मंदिरों का आधार तारे के आकार का होता है। और पांचवा ट्रैप, कोणार्क सूर्य मंदिर का डिजाइन
किसी आम मंदिर जैसा नहीं, बल्कि एक विशाल रथ के समान है। इस शानदार रिवीजन के साथ हमें बस एक आखिरी बिंदु नहीं भूलना चाहिए, यूनेस्को स्थलों से संबंध। आजकल एमसीक्यूज में ये एक हाई प्रोबेबिलिटी एरिया बन गया है। हाँ, जिन स्मारकों की आज चर्चा हुई, उनमें से जो यूनेस्को साइट्स हैं, उनके नाम उंगलियों पर याद होने चाहिए। खजुराहो, कोणार्क, पट्टाडकल और बृहदेश्वर। इन सभी तथ्यों और वास्तुकला के इन रहस्यों को डिकोड करने के बाद ये साफ है कि अब इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का कोई भी सवाल छात्रों को फंसा नहीं सकता। और ऐसा तभी होगा जब इस शब्दावली, चाहे वो विमान हो या आमलक, इसका निरंतर रिवीजन किया जाए। वास्तुकला सिर्फ ईंट पत्थर का डिजाइन नहीं है, ये उस समय के भूगोल और तकनीकी क्षमता का प्रमाण है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज एक अंतिम वैचारिक प्रश्न छोड़कर जा रहे हैं, जिस पर छात्रों को खुद विचार करना है। जरा सोचिए कि भारत के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों और वहां उपलब्ध निर्माण सामग्री ने वास्तुकला को कैसे प्रभावित किया होगा। ये एक गहरा सवाल है। ऐसा क्यों हुआ कि उत्तर भारत में ऊंचे घुमावदार शिखर बने, जबकि दक्षिण भारत में विशालकाय गोपुरम और लंबी चारदीवारियों का निर्माण हुआ? क्या इसका कारण वहां के पत्थर की क्वालिटी थी या फिर कोई सुरक्षा का कारण? भूगोल और वास्तुकला के इस संबंध पर विचार करने से जो वैचारिक स्पष्टता मिलेगी, वो परीक्षा में किसी भी कठिन विकल्प को पहचानने में मदद करेगी। बिल्कुल सही। और हमारी यह सीरीज यहीं नहीं रुकने वाली है। अगले सत्र में हम एक नए और परीक्षा उन्मुख विषय का इसी तरह से गहन विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए इन तथ्यों को दोहराते रहें। चीजों को रटने के बजाय उनके पीछे के क्यों को समझें और अपनी तैयारी को मजबूत रखें। धन्यवाद। बिहार मैटर्स की ओर से नमस्कार।